Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains. And before we begin today's topic, let's just start this video with a great motivation, and that is together we can win. तो हम सब all the educators of Magnet Brains and specifically अगर ओलंपियाड की बात करूँ, we all are making sure कि हम आपको सारे टॉपिक्स पे बेस्ट वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कर सके ताकि आपके फैक्ट्स भी क्लियर हो एंड साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस जो है वो टू लाइक मैक्सिमम हो, है ना, सो दैट आप बहुत अच्छे से रॉक कर सको अपने ओलंपियाड के एग्जाम्स में एंड यू गेट द बेस्ट मार्क्स एंड यू बी हैप्पी. सो बट इस चीज़ के लिए ऑब्वियसली बिकॉज वी आर गिविंग आवर बेस्ट, तो आप लोग को भी पूरी कोशिश करनी है कि आप सारे वीडियोस देखें and make note of each and every important point, practice all the questions and do follow the steps or things that we teachers give you as a suggestion. So I hope आप definitely सारे videos देख रहे हैं and that is how together we are definitely going to win. So with this great motivation and a very positive note, चलो start करते हैं with the today's the topic जो होने वाला है one word substitution पे based multiple choice questions का practice which is totally going to be of इंटरमीडिएट लेवल. सो जो लोग ऑलरेडी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की वीडियोस देख चुके हैं दे नो कि हम इंट्रोडक्शन और बिगनर लेवल के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट नाउ इट्स टाइम टू रेज द बार, है ना, to kind of solve कुछ high level के questions and to get to know some more new words and add them to our personal dictionary. So इस तरीके से आज का जो वीडियो है you will get different types के questions which will comprise of different high level words and yes आपको करना क्या है, just do as directed. जैसे आपको directions मिलेंगे questions में just follow them and solve the questions. तो आपको 2-3 टाइप के फॉर्मेट मिलने वाले हैं. वन वुड बी कि आपको सीधे सीधे जो लाइन दिया है, सेंटेंस दिया है, उस लाइन को रिप्लेस करना है विथ वन पर्टिकुलर वर्ड, या फिर यू विल गेट अ डेफिनेशन और आपको उसके लिए वन वर्ड देना है. सो यू विल गेट दी डायरेक्शंस कहाँ पे क्या करने का है एंड आई एम देयर टू टेल यू. नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सो ऑब्वियसली आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा दैट यू विल फॉलो इन द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. क्लियर? ओके. फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन डिस्क्रिप्शंस और अंडरलाइंड वर्ड्स. यानी ये जो इंस्ट्रक्शन है दिस यू विल फॉलो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में. आपको करना क्या है, ईदर यू विल गेट अंडरलाइंड वर्ड्स, ठीक है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और अंडरलाइंड जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसके लिए वन वर्ड चाहिए, या फिर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा दैट इज बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक डेफिनेशन दी जाएगी और आपको उसका वन वर्ड बताना है. ले दे के अंडरलाइंड हो तो उस पर ध्यान दो और वन वर्ड ढूंढो, और एल्स सीधे सीधे डेफिनेशन पढ़ो और वन वर्ड पे टिक कर दो. क्लियर? ओके. चलो पहला क्वेश्चन है माई अंकल एंड हिज ग्रैंडफादर लिव्ड एट द सेम टाइम. बहुत ही आसान क्वेश्चन. सपोज अगर अभी मैं किसी फील्ड में काम कर रही हूँ, कोई भी फील्ड है, ठीक है, सपोज आई एम एन आर्टिस्ट, ठीक है, और अगर कोई मुझसे पूछता है कि हु आर योर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे साथ मेरे एज के या मेरे एज के आसपास के लोग जो उसी ही फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोगों का नाम पूछा गया है. तो कंटेम्प्रेरी मतलब कोई जो सेम वक्त पे होते हैं, लाइक दे लिव्ड एट द सेम टाइम. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, कंटेम्प्रेरी. क्लियर? सो माई अंकल एंड हिज ग्रैंडफादर वर कंटेम्प्रेरीज. ऐसा हो जाता है सेंटेंस. नाउ मेक श्योर डोंट बी लाइक कि जो भी वर्ड ना इधर ग्रामेटिकली फिट हो रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. ऐसा कुछ नहीं है. देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस, जैसे यही देख लो, यू कांट राइट माई अंकल एंड हिज ग्रैंडफादर कंटेम्प्रेरी, यू विल हैव टू राइट कुछ हेल्पिंग वर्ब, कुछ तो इंक्लूड करोगे, है ना. तो अगर उस वाले पर्सपेक्टिव में जाते हो, इफ यू गो कि आप वो एरर वाले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर रहे हो, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट. यू रियली हैव टू जस्ट फोकस ऑन द गिवन डिस्क्रिप्शन और द अंडरलाइंड वाला पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड जस्ट गो विद द वर्ड. ठीक है? चलो नेक्स्ट वर्ड्स क्या है? पर्डिशन, प्लेंटिव, पोटेंट. ये भी सब नए वर्ड्स हैं, किसी का आइडिया नहीं है. चलो इन सबका मीनिंग पढ़ते हैं. सो पर्डिशन इज कंप्लीट एंड अटर रुइन. रुइन यानी सब कुछ खराब, है ना, सब कुछ खराब कर दिया गया हो, इट्स नो मोर वर्थ इट. तो कोई चीज जो पूरी तरीके से रुइन है इज गोइंग टू बी पर्टिशन. पर्डिशन. नेक्स्ट है प्लेंटिव, अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस अगेंस्ट अनदर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. कोई भी पर्सन जो दूसरे पर्सन के लिए लॉ में या कोर्ट में उसके खिलाफ केस लेकर आता है, देन दैट पर्सन जो कि केस लेकर आया, ब्रिंग्स अ केस अगेंस्ट समवन, उनको कहते हैं प्लेंटिव. नेक्स्ट वर्ड है पोटेंट, बी अ साइन और वार्निंग दैट समथिंग स्पेशली समथिंग मोमेंटस और कैलामिटस इज लाइकली टू हैपन. एक साइन, एक इशारा जिसमें आपको ये पता चल रहा है या एक वार्निंग मिल रही है कि कुछ डिजास्ट्रस, कुछ कैलामिटस टाइप का या कोई कैलामिटी आने वाली है, यानी समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, और उसके लिए वर्ड होता है पोटेंट. क्लियर? ओके.
सेकेंड क्वेश्चन है द सोल्जर्स विजिटेड देयर इंजर्ड फेलो सोल्जर इन द हॉस्पिटल। फेलो सोल्जर के लिए आपको वन वर्ड चाहिए, ठीक है। अब कभी भी ऐसा दिया जाता है कि भाई एक सोल्जर के साथ जो दूसरे सोल्जर्स काम कर रहे हैं तो वो उनके फेलो सोल्जर्स हुए, राइट। उनके लिए एक वर्ड होता है क्या, कॉमरेड। बहुत ही आसान, सुना होगा वर्ड क्या होता है, कॉमरेड। तो यहां पे बोल सकते हैं द सोल्जर्स विजिटेड देयर इंजर्ड कॉमरेड इन द हॉस्पिटल। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज कॉमरेड का मतलब यही होता है। डन। बाकी वर्ड्स रैकेंटियर, रिनाइसेंस, रिकैंट, चलो इनको पढ़ लेते हैं। अगेन दीज आर न्यू वर्ड्स फॉर यू। सो Raconteur is a person who tells anecdotes in a skillful and amusing way। कोई भी पर्सन जो किसी भी व्याख्या को या बात को बहुत ही मजाकिया तौर पे अम्यूजिंग तरीके से नरेट करता है, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है raconteur। नेक्स्ट है renaissance, a revival of a renewed interest in something। या तो आपका कोई इंटरेस्ट था किसी चीज में जो आप बहुत टाइम तक नहीं उस चीज को काम कर रहे थे, उस पे स्टाफ, वापस से वो इंटरेस्ट जो है डेवलप हो गया है, रिन्यू हो गया है, या फिर बोल सकते हो रिवाइव हो गया है, देन द वर्ड is renaissance। Next is recant, say that one no longer holds an opinion or belief, especially one considered heretical। कोई पर्सन जो है एक पर्टिकुलर ओपिनियन और बिलीफ को पहले मानता था बट अब उसको बिल्कुल नहीं मानता है, is एंटी और काइंड ऑफ एट ऑड्स विद दैट ओपिनियन। क्लियर, तो वर्ड हो जाता है recant। डन, ओके। थर्ड आते हैं, it is the first article I read on blank, that is an emotional disorder characterized by an obsessive desire to lose weight by refusing to eat। Now there can be two type of people जो कि weight lose की बात करें हम। One that really want to lose their weight because maybe कोई reason है, they want to look more good or they want to feel comfortable, या कोई भी reason हो जो normal है। बट देर आर सर्टेन पीपल जिनको एक डिसऑर्डर हो जाता है, एक सॉर्ट ऑफ बीमारी हो जाती है जिसमें वो अपने अंदर से लाइक दे फील फोर्स्ड फ्रॉम विद इन कि उनको वेट लूज करना है, एंड इस चक्कर में वो कुछ भी नहीं खाते हैं। जो ये डिसऑर्डर होता है, जो कि इमोशनल डिसऑर्डर हुआ, तो उसके लिए वन वर्ड क्या है। सो इट इज द फर्स्ट आर्टिकल आई रेड ऑन रिविजनिज्म, सियर, शिबिलेथ या एनोरेक्सिया। सो एनोरेक्सिया जो ऑप्शन डी है, ये पर्टिकुलर वर्ड होता है फॉर दिस डेफिनेशन। तो एनोरेक्सिया का मतलब कोई भी इमोशनल डिसऑर्डर जिसमें द पर्सन इज फीलिंग कि उनको वेट लूज करना है एंड दिस इज समथिंग जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं खाएंगे। So this is going to be an obsessive desire. Done? चलो next, revisionism, something related with revision। क्या revision करने वाले हैं? The theory or practice of revising one's attitude to a previously accepted situation or point of view। पहले से ही कोई ऐसी situation या point of view था जिसको हम पहले believe कर चुके थे, we kind of accepted it, बट अब हम अपना एटीट्यूड उसकी तरफ रिवाइज करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू चेंज इट, है ना। तो वर्ड हो जाता है रिविजनिज्म। नेक्स्ट है सीयर, अ पर्सन ऑफ सपोज्ड सुपर नेचुरल इंसाइट हु सीज विजन्स ऑफ द फ्यूचर। एक ऐसा पर्सन जिसको एक अलग ही उनके अंदर सुपर नेचुरल पावर है जिससे वो फ्यूचर देख सकते हैं, तो वर्ड होता है सीयर। नेक्स्ट है शिबलेथ, अ कस्टम, प्रिंसिपल और बिलीफ डिस्टिंग्विशिंग अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ लॉन्ग स्टैंडिंग वन रिगार्डेड एज आउटमोडेड और नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट। तो एक ऐसा बिलीफ, ऐसा कस्टम या ऐसा प्रिंसिपल जो कि अलग करता है, डिस्टिंग्विश करता है एक पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप ऑफ पीपल को, क्योंकि उनको ऐसा रिगार्ड किया गया है बहुत टाइम से कि वो अलग हैं, दे आर नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट या आउटमोडेड हैं, ठीक है। तो वर्ड हो जाता है शिबलेथ। डन, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, हिज व्हाइट कोट वॉज कवर्ड विथ डर्ट एंड स्टेन्ड। तो उसका जो व्हाइट कोट है वो बहुत मिट्टी से कवर्ड था और स्टेन्ड भी था। तो समथिंग विच इज कवर्ड विथ डर्ट, इसके लिए एक वर्ड क्या है? इज इट ग्रबी, इज इट यपी, इज इट स्ट्रैटेजम और रैमिफाइड? तो ये जो पर्टिकुलर अंडरलाइंड है वॉज कवर्ड विथ डर्ट, इसके लिए वर्ड होता है ऑप्शन ए विच इज ग्रबी, ठीक है। तो कोई चीज अगर ग्रबी यूज किया जा रहा है उसके लिए वर्ड, इट मीन्स कि वो चीज डर्ट से कवर्ड है। नेक्स्ट यपी, स्ट्रैटेजम, रैमिफाइड, ये पढ़ लेते हैं, आई गेस हमने रैमिफाइड पढ़ा हुआ है पहले, और स्ट्रैटेजम को आप स्ट्रैटेजी से लिंक कर सकते हो। एंड यपी इज डेफिनेटली ए क्यूट वर्ड, पर देखते हैं मीनिंग क्यूट है कि नहीं। सो अ यंग पर्सन हु लिव्स इन अ सिटी earns a lot of money and spends it doing fashionable things and buying expensive possessions। तो कोई भी बहुत ही कम उम्र का कोई पर्सन, बहुत ही यंग पर्सन जो बहुत सारा पैसा कमाता है और उस पैसे से वो अपनी फाइनेंशियल चीज़ें या फैशनेबल चीज़ें खरीद रहा है
एंड ऑल्सो बहुत एक्सपेंसिव कमोडिटीज या पोजेशंस हैं उसके पास, देन दैट पर्सन, दैट यंग पर्सन इज नोन एज व्हाट, यपी. एंड यू माइट नो अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, जो इस डेफिनेशन में फिट बैठते हैं. डन. नेक्स्ट, स्ट्रैटेजम, अ प्लान और स्कीम स्पेशली वन यूज्ड टू आउटविट एन ओपोनेंट और अचीव एन एंड. एक कोई प्लान या कोई स्कीम जो कि आप यूज कर रहे हो ताकि आप अपने ओपोनेंट को हरा सको, चालाकी से हरा सको, आउटविट कर सको या फिर एक एंड तक पहुंच सको. दैट इज व्हाट इज स्ट्रैटेजम. नेक्स्ट है ramified, having many different parts or branches. किसी भी चीज के बहुत different parts हो, different branches हो, then the word is ramified. Done? Okay. फिफ्थ क्वेश्चन है, द स्टार ऑफ द सर्कस वॉज अ टाइट रोप वॉकर. तो हम सर्कस में गए, वहां पर जो सबसे मेन अच्छा परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस या हाईलाइट जो था सर्कस का, वो था एक टाइट रोप वॉकर. आपने कभी देखा होगा, या तो सामने से रियल में सर्कस देखा हो आपने, या फिर कभी किसी मूवी में या कोई पार्ट देखा हो आपने, जहां पर एक बहुत टाइट रोप बंधी होती है एंड द पर्सन वॉक्स ऑन इट, है ना. तो उस रस्सी पे चलने वाले इंसान को बोलते क्या है? व्हाट इज दैट वन वर्ड जो आप उनके लिए यूज कर सकते हो? सो इज इट कैकिस्टोक्रेसी, इज इट एबिटॉयर, इज इट फ्यूनैम्बुलिस्ट और एल्मेनाक. तो आपको जब भी वन हु, अब आगे का कुछ भी डिस्क्रिप्शन होता है, लाइक वन हु वॉक्स ऑन अ रोप, वन हु टॉक्स इन स्लीप, वन हु वॉक्स इन स्लीप, तो ये सारे वर्ड्स में ना ब्यूलिस्ट जरूर आपको दिख जाएगा. सो व्हाट वर्ड इज देयर विद ब्यूलिस्ट? फ्यूनैम्बुलिस्ट. तो ऐसा ही यही होने वाला आपका आंसर कि जो पर्सन टाइट रोड पे वॉक करता है उनके लिए वर्ड यूज करते हैं फ्यूनैम्बुलिस्ट. डन. बाकी वर्ड्स, कैकिस्टोक्रेसी, क्रेसी है तो डेमोक्रेसी से लिंक करेंगे. एबिटॉयर, एल्मेनाक, ये पढ़ लेते हैं. दीज आर वेरी वेरी न्यू वर्ड्स. सो कैकिस्टोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय लीस्ट सूटेबल और कॉम्पिटेंट सिटीजंस ऑफ अ स्टेट. एक पर्टिकुलर जगह के सबसे लीस्ट डिजर्विंग, सबसे कम कॉम्पोनेंट सिटीजन्स अगर गवर्नमेंट बना के बैठे हैं एंड दे आर रूलिंग, ठीक है, या गवर्नमेंट बाय देम इज फॉर्म्ड, देन द वर्ड इज कैकिस्टोक्रेसी. नेक्स्ट है एबिटॉयर और स्लॉटर हाउस. एक ऐसी जगह जहां एनिमल्स को स्लॉटर यानी कि काटा जाता है या मार दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मीट या एनी अदर रीजन, वो जगह कहलाती क्या? स्लॉटर हाउस. हमें वही पता है. उसको और क्या कहते हैं? एबिटॉयर. Next है almanac, an annual calendar containing important dates and statistical information such as astronomical data and tide tables. एक साल भर का कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर, जिसमें या तो कोई इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स होगी या फिर कोई स्टैटिस्टिक्स या डेटा होगा विद रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमिकल डेटा. ठीक है, वो एस्ट्रोनॉमी का कोई डेटा हो सकता है या फिर वो टाइड रिलेटेड कोई डेटा हो सकता है. सो इस तरीके से इस एनुअल कैलेंडर को क्या कहते हैं? इट इज नोन एज एल्मेनाक. डन. ओके. Sixth question है, there were accusations of the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own. भाई एक blame लगा है, accusation लगा है कि किसी person ने दूसरे के ideas को चुराकर अपना idea बताया है और उसको ऐसे portray किया है कि उन्होंने ये सोचा. तो ऐसे practice को क्या कहते हैं? So there are so many people जो दूसरों की बातें सुनते हैं and they kind of portray कि भाई ये तो हमारे दिमाग में आया था, this was our idea, बल्कि वो होता किसी और का idea है. तो ऐसे इंसान या ऐसी प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? इज इट कैश, इज इट प्लेजारिज्म, इज इट मिंट और इज इट बेल? तो इसी से रिलेटेड अभी एक पर्टिकुलर चीज हम और पढ़ेंगे. अभी हम पढ़ रहे हैं इस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं. लेटर ऑन एक क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं. दोनों के लिए वर्ड तो आगे का वही रहने वाला है, बट जो सफिक्स है या एंडिंग है वो डिफरेंस हो जाएगी. सो प्लेजारिज्म इज द वर्ड जो कि इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता है. सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. डन. बाकी जो वर्ड्स हैं उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं. सो नेक्स्ट जो वर्ड है, definition is a collection of items of the same type stored in a hidden or inaccessible place. तो बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स जो कि सेम टाइप के हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें जो सेम टाइप की हैं, विच आर स्टोर्ड इन अ हिडन या इनएक्सेसिबल प्लेस. या तो कोई बहुत ही छुपाई हुई जगह है या फिर ऐसी जगह जिसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता. इसी का यही एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ ऑप्शन ए. ऑप्शन बी की डेफिनेशन है अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड स्पेशली अंडर स्टेट अथॉरिटी. आपने सुना होगा मनी इज मिंटेड, कॉइन्स आर मिंटेड या मिंटिंग ऑफ कॉइन्स. तो कोई भी जगह जहां कॉइन्स बनते हैं उसको मिंटिंग कहते हैं, उस जगह को कहते हैं मिंट. ठीक है, तो ये पुदीने वाला मिंट नहीं है. मिंट मीन्स कोई जगह जहां पे कॉइन वगैरह बनाए जाते हैं. ऑल्सो पुदीना वाला भी मिंट है बट वो यहाँ यूज नहीं हो रहा है. डन. ओके. नेक्स्ट, बेल. अ लार्ज रैप्ड और बाउंड बंडल ऑफ पेपर, हेयर, कॉटन. या तो पेपर
मतलब मनी, या फिर बहुत सारा कॉटन, या फिर पेपर, हाँ पेपर नॉट मनी, लाइक कोई भी पेपर, एंड हे या कॉटन का एक बंडल जिसको रैप किया गया हो, इट इज नोन एज बेल। डन, ओके। सेवेंथ है जॉन स्टार्टेड टॉकिंग अ लॉट ऑन हिज फेवरेट टॉपिक। भाई कभी किसी को अपना फेवरेट पसंदीदा टॉपिक या विषय मिल जाता है तो वी स्टार्ट टॉकिंग अ लॉट ऑन इट, इट्स एंडलेस, है ना। ऐसे ही अगर आप ये बोलना चाहते हो कोई पर्सन बहुत ज्यादा बोलता है, टॉक्स अ लॉट, तो आपके पास और कौन सा वर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं? सो जॉन क्या है? इज ही लोकेशियस, इज ही पोज, इज ही क्लिक और एग्नोस्टिक? तो जो भी पर्सन बहुत बात करता है, टॉक्स अ लॉट, उनके लिए वर्ड ऑप्शन ए लोकेशियस यूज किया जा सकता है। सो इफ यू से somebody is loquacious, it means that he or she talks a lot. डन, चलो पोज का मीनिंग पढ़ते हैं। पोज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और ऑक्यूपेशन। कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन बोल सकते हैं पॉइंट है, ठीक है, उनके बारे में, एंड ऑल्सो उनका जो ऑक्यूपेशन है, काम है, वो भी कॉमन है, तो वर्ड क्या हो जाता है? पोज। नेक्स्ट है क्लिक, अ स्मॉल क्लोज निट ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट रेडिली अलाउ अदर्स टू ज्वाइन देम। एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि ना मर्जी से बिल्कुल विलिंगली कभी अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि और कोई ज्वाइन करे उनके ग्रुप में, ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लिक। नेक्स्ट है एग्नोस्टिक, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ गॉड। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ये मानता है कि कुछ भी नहीं पता कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, या कभी कुछ पता भी नहीं लगाया जा सकता या प्रूफ नहीं किया जा सकता कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे इंसान को एग्नोस्टिक कहते हैं। डन, ओके। नेक्स्ट है राज शेयर दैट ही हैज अ फियर ऑफ नंबर 8। हम वैसे ही जान चुके हैं बिगनर लेवल के वीडियो में कि जब भी हम किसी चीज के फियर की बात करते हैं, डर की बात करते हैं, हम हमेशा सफिक्स फोबिया देखते हैं, है ना। वैसे ही अगर किसी पर्सन को 8 नंबर को देख के डर लगता है, जो कि लिटरली एग्जिस्ट करता है ये फोबिया, तो उनके लिए वर्ड क्या है? तो आपने कई बार सुना होगा ऑक्टोपस या ऑक्टागन, सब में ऑक्टा वर्ड क्या होता है? वो 8 के लिए यूज होता है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ नंबर 8 से रिलेटेड ऑक्टा होगा, फियर से रिलेटेड होगा फोबिया, एंड दैट इज हाउ द वर्ड इज ऑक्टोफोबिया। ठीक है, तो ऑक्टोफोबिया क्या है? 8 नंबर का डर। तो ये तो आंसर है। बाकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कॉम्पियर और साइफर ये पढ़ लेते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया ऑक्टोफोबिया। डन, ओके। चलो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वही ब्यूलिस्ट, IST तो वन हु कुछ होगा, एंड समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज ह्यूमंस एंड देयर कस्टम्स, बिलीव्स एंड रिलेशनशिप्स, उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जो भी पर्टिकुलर पर्सन ह्यूमन बींग्स, उनसे रिलेटेड कस्टम्स, उनसे रिलेटेड बिलीफ या जो भी रिलेशनशिप रहा है, सब कुछ पढ़ता है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। Next है compeer, which is a person who introduces the performers or contestants in a variety show. कोई भी शो में जो particular person different contestants, different members को introduce कराता है, that particular person is compeer. Next है cipher, a secret or disguised way of writing a code. कोई भी पर्टिकुलर कोड या फिर एक सीक्रेट तरीका, एक डिस्गाइज्ड तरीका, छुपा के सीक्रेटिव वे में कुछ लिखना, दैट इज गोइंग टू बी साइफर। ठीक है, सो इस तरीके से एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कॉम्पियर, साइफर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। डन, ओके। नेक्स्ट आते हैं 9th क्वेश्चन पे। ही वॉज रिलीज्ड टेम्पररीली और परमानेंटली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज सेंटेंस ऑन द प्रॉमिस ऑफ गुड बिहेवियर। तो उसको जो है टेम्पररी या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को थोड़े टाइम के लिए या परमानेंटली, जैसे किसी को पनिशमेंट मिली, ठीक है, किसी को जेल जाने की पनिशमेंट मिली है, बट ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन बहुत अच्छे से बिहेव करता है इन द जेल या फिर सारी चीज़ें अच्छे से करता है और उनको जो टर्म दिया था फॉर द टाइम पीरियड जिनको इम्प्रिजन रखा था, उतने टाइम के पहले अगर किसी को रिलीज कर दिया जाता है, इट कुड बी परमानेंट, इट कुड बी टेम्पररी, तो उसके लिए वन वर्ड क्या है? इज इट सोजॉर्न, इज इट पैरोल, इज इट वेबिल, इज इट स्टिकलर? सो ये पर्टिकुलर वर्ड जो है ऑप्शन बी है, विच इज पैरोल या पैरल पे छोटा छूटा है, ऐसे करके आपने कई बार सुना होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट है सोजॉर्न। सोजॉर्न है एक टेम्पररी स्टे, थोड़े टाइम के लिए कहीं पे रुकने जाना, रहने जाना, उसको सोजॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट है वेबिल, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स बीइंग कैरीड ऑन अ व्हीकल। एक गाड़ी पे जितने भी पैसेंजर्स हैं या जितनी भी चीजें कैरी की जा रही हैं, उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन
ऑन अ पेपर इज वे बिल। तो वे मतलब मे बी रास्ते पे जा रहे हैं, ऑन द वे, तो व्हीकल से ध्यान में रख सकते हो, एंड बिल यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन है। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ वे बिल। नेक्स्ट है स्टिकलर। स्टिकलर मतलब एक पर्सन किसी चीज पे जब स्टिक कर जाता है ना, उसी चीज पे इंसिस्ट करता है। सो अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन अ सर्टेन क्वालिटी और टाइप ऑफ बिहेवियर, एक पर्टिकुलर क्वालिटी या टाइप ऑफ बिहेवियर पे ही अड़ा रहता है कि भाई यही सही है, यही सही है, द पर्सन इज स्टिकलर। डन, ओके। 10th पे आते हैं, he knocked on the door with a feeling of fear or anxiety about something that may happen। भाई उस पर्टिकुलर पर्सन ने दरवाजे पे नॉक किया और उसको कैसी फीलिंग हो रही है कि वो बहुत एंशियस हो रहा है, बहुत डर लग रहा है उसको कि कुछ गलत होगा। तो कोई भी ऐसा फील या कभी भी ऐसा कुछ होता है जिसमें somebody feels very anxious और nervous और scared कि कुछ गलत होने वाला है, उस पर्टिकुलर के लिए वन वर्ड क्या है? इज इट इम्पोस्टर, इज इट मोनोथीस्ट, इज इट आर्सोनिस्ट या ट्रेपिडेशन? तो ये फील है, पर्टिकुलर पर्सन नहीं, ये फील है ना। तो फीलिंग है तो वन हु वाला तो नहीं हो सकता। सो मोनोथीस्ट नहीं होगा, आर्सोनिस्ट नहीं होगा, बिकॉज आईएसटी है। साथ ही साथ थीस्ट वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत पहले। आस्तिक इंसान को बोलते हैं थीस्ट, द वन हु बिलीव्स इन गॉड, वो थीस्ट कहलाते हैं। मोनो मीन्स वन, तो मोनोथीस्ट कुछ भगवान से रिलेटेड और वन कुछ आना चाहिए, है ना। सो डेफिनेटली इम्पोस्टर और ट्रेपिडेशन है जो आपका आंसर होना चाहिए। दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन स्टैंड्स फॉर ऑप्शन डी, विच इज ट्रेपिडेशन, अ फीलिंग जिसमें आप बहुत ज्यादा डर जाते हो या एंशियस हो जाते हो कि कुछ गलत होने वाला है। लेट्स रीड द मीनिंग ऑफ इम्पोस्टर। जो इम्पोज करता है, लाइक ऐसा दिखाता है। सो अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स in order to deceive others, especially for fraudulent gain। कोई पर्सन जो धोखा दे रहा है और ऐसे दिखा रहा है कि वो कोई और है, ठीक है, क्योंकि उनका कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ फ्रॉड, ठीक है। तो वर्ड हो जाता है इम्पोस्टर। नेक्स्ट है मोनोथीस्ट। मोनो मतलब एक, थीस्ट मतलब जो भगवान में विश्वास रखता है। सो समवन हु बिलीव्स दैट देयर इज ओनली वन गॉड, कोई ऐसा जो ये मानता है कि सिर्फ एक ही भगवान होते हैं, तो वो मोनोथीस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट आर्सोनिस्ट, अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग और व्हीकल। कोई भी पर्सन जो जानबूझ के किसी बिल्डिंग या किसी व्हीकल को आग लगा देता है, सेट्स फायर टू इट, तो उसको कहते हैं हम क्या? आर्सोनिस्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं। अभी तक एटलीस्ट आप सफिक्स प्रीफिक्स पकड़ना सीख गए होंगे। दैट इज हाउ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खेलना है। क्लियर? ओके। 11th पे आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है? व्हाट वाज द इंस्ट्रक्शन? यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन, या फिर बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द अंडरलाइंड वाला पार्ट, है ना। नाउ यू डोंट हैव अंडरलाइंड पार्ट, इट मींस आपको इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन के लिए वन वर्ड देना। व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन? हैविंग और शोइंग एन एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन। अगर किसी पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा लालच है या ऐसे शो करता है, बहुत ज़्यादा लालच दिखाता है फॉर सम ग्रीड ऑफ वेल्थ, पैसा के लिए, कि या फिर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़, ठीक है, उसको गेन करने के लिए बहुत लालची है, तो उनके लिए वर्ड क्या है? ऑक्यूलिस्ट, एवरिशियस, ओडाइजी या लाइबल। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप का पर्सन होता है ना, दिस इज नोन एज ऑप्शन बी, विच इज एवरिशियस। एवरिशियस कौन पर्सन होगा? जो पैसे या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा लालची होता है। नेक्स्ट है ऑक्यूलिस्ट, which is an ophthalmologist और optician। ophthalmologist आंखों का डॉक्टर, है ना। optician जो आपका चश्मे का नंबर नहीं बताते हैं, पढ़ के बताओ क्या लिखा है, वो जो चश्मा लगाते हैं, फिर आपको डिफरेंट लेंसेज ट्राई करने पड़ते हैं स्टफ, तो वो लोग कहलाते हैं optician। तो किसी भी ophthalmologist, optician के लिए एक और वर्ड है which is oculist। नेक्स्ट है ओडाइसी, अ लॉन्ग इवेंटफुल और एडवेंचरस जर्नी और एक्सपीरियंस। एक बहुत बड़ी मस्त इवेंटफुल एडवेंचरस एंजॉयबल जर्नी या इवेंट, उसको कहते हैं ओडाइसी। Next है libel, a published false statement that is damaging to a person's reputation or written defamation। What is defame करना? किसी का ऑलरेडी जो नाम वाम बना हुआ है वो बिल्कुल आप क्या कर रहे हो? खराब कर रहे हो। So एक written तरीके से किसी का नाम खराब करना, और written defamation या कोई ऐसा statement जो आपने publish कराया है which is false and उसकी वजह से किसी का reputation खराब हो रहा है, then the word is liable। Done? Okay. Next, 12th is the statistical study of elections and trends in voting। तो वोटिंग में जो भी इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड स्टैट्स होते हैं, जो भी फैक्ट्स होते हैं, उससे रिलेटेड स्टडी या जो ट्रेंड्स होते हैं वोटिंग में, उससे रिलेटेड स्टडी के लिए वन वर्ड क्या है? इज इट एनोनिमस, इज इट प्लूटोक्रेसी, सीफोलॉजी और बॉर्जियोसिस। सो यहाँ बॉर्जियोइस, सो यहाँ पर जो वर्ड है जो इस पर्टिकुलर स्टडी की बात कर रहा है, इट शुड बी कोई ना कोई लॉजी, है ना, क्योंकि क्रासी तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट, तो ये यहाँ गवर्नमेंट की तो बात नहीं हो रही. यू हैव बीन टॉक्ड अबाउट द स्टडी ऑफ समथिंग, लॉजी दिया हुआ है. सो सीफोलॉजी इज द करेक्ट वर्ड. लॉजी इज स्टडी ऑफ, एंड यहाँ सीफो स्टैंड्स फॉर दिस इलेक्शंस एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग. डन. चलो अब एनोनिमस पढ़ते हैं. एनोनिमस इज यूज्ड फॉर अ पर्सन. कई बार आपने सुना होगा एनोनिमस लिख दिया जाता है किसी पर्सन के लिए. नॉट आइडेंटिफाइड बाय नेम और ऑफ अननोन नेम. कोई पर्सन जिसको आप नाम से नहीं जानते हो, ये रियली डोंट नो कौन है ये या किसकी बात की जा रही है, नाम से नहीं बता सकते आप, तो एनोनिमस कहलाता है. नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी. क्रेसी है तो गवर्नमेंट होगा. सो गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, मतलब जो पैसे वालों के थ्रू गवर्नमेंट है, दैट इज व्हाट इज प्लूटोक्रेसी. नेक्स्ट है बोर्गियोसिस, विच इज बिलोंगिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मिडिल क्लास, typically with reference to its perceived materialistic values और conventional attitude. किसी किसी के मतलब conventions नहीं होते हैं कि already एक so called व्यू पॉइंट होता है या फिर मटेरियलिस्टिक कोई वैल्यू है, उस पे बेस्ड अगर मिडिल क्लास से रिलेटेड कोई बात है तो फिर हम ये वर्ड यूज कर देते हैं. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है टू यूज समथिंग और समवन स्पेशली इन एन इफेक्टिव वे. किसी पर्टिकुलर चीज को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को, समवन लिखा है ना, उसको इफेक्टिवली यूज करना is which word? Is it valetudinarian? Is it impervious? Is it facsimile or deploy? तो आप क्या कर रहे हो ना, किसी चीज को बहुत इफेक्टिवली यूज कर रहे हो या यूजिंग समथिंग और समवन, तो डिप्लॉय कर रहे हो. सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी. बाकी वर्ड्स पढ़ते हैं. valetudinarian is a person who is unduly anxious about their health. मतलब फालतू की वैल्यू, लाइक फालतू की तो नहीं कहना चाहिए, बेचारे लाइक दे आर सफरिंग फ्रॉम इट, मे बी एंशियस है. ठीक है. तो कोई पर्सन जो ना ज़रूरत से ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर परेशान रहता है, हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर सोचता रहता है, दैट पर्सन इज नोन एज वैल्यूट्यूडिनेरियन. बिकॉज हमको इसको याद रखना है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हेल्थ को लेके बेमतलब की वैल्यू देना, ऐसे याद कर सकते हो, एक हिंट ले सकते हो इस तरीके से, एंड इट इज गोइंग टू बी वैल्यूट्यूडिनेरियन. डन. ओके. Impervious, unable to be affected by. कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, that is what is impervious. Next, facsimile, an exact copy especially of written or printed material. कुछ भी लिखा हुआ हो, कुछ प्रिंट हुआ हो, उसकी exact copy is facsimile. Done? Okay. नेक्स्ट है इन अ वे दैट यूजेस एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर ओरिजिनली यूज्ड. एक ऐसा तरीका जिसमें सेम वर्ड्स यूज किए गए हैं जैसे ओरिजिनली यूज किए थे, वैसे के वैसे ही वर्ड्स यूज किए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मिलावट नहीं है. तो वर्ड होगा प्लेजियारिस्ट, वर्बिटम, इक्वेस्ट्रियन, इंटरस्टेट. तो ये तो आप जान गए हो प्लेजियारिस्ट, बिकॉज प्लेजियारिज्म हमने पढ़ा, अब दूसरों के आइडियाज को अपना आइडियाज बनाना, तो ये वही पर्सन कहलाएगा जो वो प्रैक्टिस करता है. नेक्स्ट यू हैव वर्बिटम, इक्वेस्ट्रियन, इंटरस्टेट. नाउ बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट कुछ तो बोलना है वर्ड्स वर्बल, तो उससे आप लिंक करके वर्बिटम जो वर्ड है उसको ध्यान में रख सकते हो. सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज वन वर्ड ऑफ इट. डन. ओके. चलो, प्लेजियारिस्ट हमें ऑलरेडी पता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अ पर्सन हु यूजेस अनदर पर्सन्स आइडियाज और वर्क एंड प्रिटेंड्स दैट इट इज देयर ओन. किसी और का काम, किसी और के आइडिया को खुद का बताना कि हमने किया या हमारा आइडिया है, ऐसे इंसान को कहते हैं प्लेजियारिस्ट. क्लियर. नेक्स्ट है इक्वेस्ट्रियन, रिलेटिंग टू हॉर्स राइडिंग. जो पर्सन हॉर्स राइडिंग करता है या पर्सन हु सिट्स ऑन द बैक ऑफ हॉर्स एंड राइड्स इट, तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है इक्वेस्ट्रियन. नेक्स्ट है इंटरस्टेट, नॉट हैविंग मेड अ विल बिफोर वन डाइज. इफ समबडी डाइड एंड बिफोर दैट वो अपनी विल बनाकर नहीं गए, इन विच सब मेंशन होता है ना कि मेरा क्या प्रॉपर्टी का क्या कुछ देने का है, किसको देना है, दैट इज अ विल. तो वो विल नहीं बना के गया पर्सन एंड द पर्सन डाइड, तो ऐसे पर्सन को क्या कहोगे? इंटरस्टेट. डन. ओके. नेक्स्ट आते हैं 15th क्वेश्चन पे. वन वर्ड फॉर अ स्टेट और सोसाइटी और अ ग्रुप गवर्न बाय ओल्ड पीपल. कोई भी स्टेट, कोई भी सोसाइटी, कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी ओल्ड पर्सन के थ्रू गवर्न की जा रही है या ओल्ड पीपल के थ्रू गवर्न की जा रही है, देन द वर्ड इज जेरोंटोक्रेसी, अग्रेसर, मेडन, इनएक्सप्लिकेबल. नाउ यू हैव दो हिंट. एक तो क्रेसी लिखा है तो यही होना चाहिए गवर्नमेंट वाला, एंड ऑल्सो जिरोंटो वर्ड जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन लाइक प्रीवियस और आई गेस इंट्रोडक्शन वाला वीडियो. सो आंसर जो है वो ऑप्शन ए है. जिरोंटोक्रेसी इज बोल सकते हो कोई सोसाइटी या स्टेट विच इज गवर्न बाय ओल्ड पीपल. नेक्स्ट वर्ड है अग्रेसर, मेडन, इनएक्सप्लिकेबल. इनको पढ़ लेते हैं. अग्रेसर इज अ पर्सन और कंट्री दैट अटैक्स अनदर फर्स्ट. अग्रेसर कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकती है जो किसी और पर्सन, किसी और कंट्री को पहले अटैक करता है, तो उन लोगों के लिए वर्ड यूज करोगे अग्रेसर. नेक्स्ट है मेडन, बीइंग और इन्वॉल्विंग द फर्स्ट अटेम्प्ट और एक्ट ऑफ इट्स काइंड. किसी भी चीज में पहला अटेम्प्ट या पहला एक्शन, ठीक है, तो हम कहते हैं मेडन. नेक्स्ट इनएक्सप्लिकेबल, अनेबल टू बी एक्सप्लेन्ड और अकाउंटेड फॉर.
एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लेनेबल, ऐसे ध्यान में रख लो। तो कोई चीज़ जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो या आप उसको नहीं बता सकते हो, कैन अकाउंट फॉर इट कि हाँ ये ऐसा है तो इसलिए है, दैट इज व्हाट इज इनएक्सप्लिकेबल। डन, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं 16th क्वेश्चन पे। वन वर्ड फॉर द साइंस ऑफ कलर। कलर के लिए वैसे बहुत वर्ड्स यूज किए जाते हैं। वन ऑफ देम इज क्रोमा। क्रोमा सुना होगा आपने। तो ये जो साइंस ऑफ कलर हेड इज गोइंग टू बी क्रोमैटिक्स, ऑप्शन नंबर बी। तो क्रोमा वर्ड आपको दिखे कहीं, क्रोमैटोलॉजी, क्रोमा, क्रोमैटिक्स, ये सब कलर से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू एक्ट एज द आंसर। अब पहला ऑप्शन है स्यूडोनिम। स्यूडो वर्ड कहीं भी आ जाए, इट इज गोइंग टू टेल अबाउट फॉल्स। स्यूडो स्टैंड्स फॉर फॉल्स, कुछ तो नकली है। निम आप यहां नाम से करेंगे रिलेट, सो स्यूडोनिम, फॉल्स नेम। नेक्स्ट डिसइनफ्रेंचाइजमेंट और ग्रेटिस, ये पढ़ लेते हैं। सो स्यूडोनिम पहले पढ़ेंगे, अ फिक्शियस नेम स्पेशली वन यूज्ड बाय एन ऑथर। कई बार ऑथर जो है वो गलत, या गलत तो नहीं मतलब फॉल्स नाम यूज कर लेते हैं, तो फॉल्स नेम इज स्यूडोनिम। Disenfranchisement, the state of being deprived of a right or privilege, especially the right to vote। एक ऐसा कंडीशन या ऐसा कुछ भी जिसमें किसी प्रिविलेज या राइट को नहीं दिया जा रहा है, द पर्सन और व्हाटएवर इज डिप्राइव्ड। स्पेसिफिकली वोट वाला जो राइट होता है, वोट देने का, उसकी बात करता है, दैट इज व्हाट इज डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। नेक्स्ट है ग्रेटिस, विदाउट चार्ज, फ्री, बिना कोई चार्ज के, फ्री ऑफ कॉस्ट, इज गोइंग टू बी ग्रेटिस। डन, ओके। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। वन वर्ड फॉर अ लार्ज और ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ थिंग्स अराइविंग सडनली। बहुत सारी चीजें और बहुत ओवरवेलमिंग, लाइक बहुत ही आप ओवरवेलम हो गए हो, इट इज लाइक टू गुड, ठीक है। तो अगर ऐसी चीजें जो हैं वो एकदम से आ जाती हैं, देन व्हाट इज द वर्ड? इज इट ड्रैगनेट, इज इट ड्रजरी, इज इट ब्लिजर्ड और एक्सप्लेटिव? तो ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है इसके लिए वर्ड इज ऑप्शन सी, विच इज ब्लिजर्ड, यानी एकदम से बहुत सारी ओवरवेलमिंग चीजें हो गई, ठीक है। चलो बाकी वर्ड्स पढ़ते हैं। Dragnet is a systematic search for someone or something, especially criminals or criminal activity। ज्यादातर किसी की भी एक सिस्टमैटिक तरीके से खोज करना, स्पेसिफिकली क्रिमिनल्स या क्रिमिनल एक्टिविटी का खोज कर रहे हो, देन दैट इज व्हाट इज ड्रैगनेट। नेक्स्ट है ड्रजरी, हार्ड, मीनियल और डल वर्क, बहुत ज्यादा मेहनत वाला या बहुत ही डल, विच इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग, ऐसे काम के लिए वर्ड यूज किया जाता है ड्रजरी। नेक्स्ट है एक्सप्लेटिव, एन ओथ और स्वेर वर्ड, एक कोई भी शपथ या कोई भी जो कसम खाई है उसके लिए कहा जाता है वर्ड एक्सप्लेटिव। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th क्वेश्चन, विच सेज आपको वन वर्ड देना है ऑफ अ जापानीज फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड मार्शल आर्ट that uses locks, holds, throws and opponent's own movements। तो एक तरीके का सेल्फ डिफेंस का आर्ट, ठीक है, जो मार्शल आर्ट भी है और जापानीज फॉर्म ऑफ आर्ट है, जिसमें लॉक करना बॉडी को या किसी को पकड़ना, फेंकना, मतलब उठा के पटक देना, या अपने खुद के मूव्स यूज करते हैं ओपोनेंट्स का, ओपोनेंट के खुद के मूव यूज करना, इस तरीके का कोई सेल्फ डिफेंस का आर्ट फॉर्म अगर हो तो वन वर्ड क्या है? इज इट आइकीरो, इज इट फूल्स कैप, फार्स और फ्रंटिस्पीस? देखो ये जो पर्टिकुलर टाइप का सेल्फ डिफेंस है, अगर आप ऑलरेडी जानते हो लाइक जूडो वगैरह एंड स्टफ, तो आप थोड़ा लिंक कर सकते हो, एंड यू हैव ऑप्शन ए आइकीरो, विच इज वन वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सेल्फ डिफेंस का आर्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। फूल्स कैप, दिस इज माइट बी टॉकिंग अबाउट समथिंग, कोई उल्लू, बिकॉज फूल है बट नहीं, बहुत अलग टाइप का वर्ड है। फूल्स कैप, अ साइज ऑफ पेपर अबाउट 330 into 200 या 330 up to 400 mm। तो एक तरीके का पेपर होता है जिसका साइज आपको दिया हुआ है और उसको फूल्स कैप कहते हैं। नेक्स्ट है फार्स। फार्स इज अ ह्यूमरस प्ले ऑफ फिल्म वेयर द कैरेक्टर्स बिकम इन्वॉल्व्ड इन अनलाइकली सिचुएशंस। कोई भी एक प्ले या फिर कोई भी एक तरीके की फिल्म जो कि बहुत ह्यूमरस है, बट उसमें ऐसा है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत अजीब सिचुएशन में फंस जाते हैं। इट कुड बी एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, ऐसे टाइप के प्ले को या फिल्म को कहते हैं फार्स। नेक्स्ट है फ्रंटिस्पीस, एन इलस्ट्रेशन फेसिंग द टाइटल पेज ऑफ अ बुक। एक बुक होती है, अगर आप ओपन करते हो उसमें टाइटल वगैरह मेंशन होता है, एक पेज होता है ना उसमें टाइटल वगैरह होता है, उस पर बहुत सारे इलस्ट्रेशंस वगैरह होते हैं लगे हुए, पिक्चर वगैरह बना होता है, एंड देन माइट यू गेट इंडेक्स एंड स्टफ। उस इलस्ट्रेशन वाले पेज को या उस इलस्ट्रेशंस को कहते हैं फ्रंटिस्पीस। क्लियर, ओके। 19th है a person who believes that nothing is known or can be known of the existence or nature of God। कोई भी पर्सन जो ऐसा मानता है कि ना तो कुछ पता है ना ही कुछ पता किया जा सकता है about the existence of God। क्या हमने as one of the options पढ़ा है previously? yes। अब आपको आंसर बताना है, बड़ा आसान हो जाएगा। इट इज एग्नोस्टिक, बिकॉज हमने थोड़ी देर पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी। तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द वर्ड जो ऐसे इंसान की बात कर रहा है जिसका मानना है कि भगवान के होने का ना तो कोई
कुछ पता है, ठीक है, ना ही कुछ पता लगा सकते हैं, तो एग्नोस्टिक। नेक्स्ट ग्राफिटी, आपने देखा होगा कई बार वॉल आर्ट्स देखे होंगे, कहीं आप जाते हो तो वॉल पे बढ़िया बढ़िया कुछ कुछ बना होता है, इट कुड बी रिटर्न, कुछ लिखा होता है डिफरेंट स्टाइल में, उसको ग्राफिटी आर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हेवन, इट इज नॉट हेवन वाला हेवन, इट इज हेवन एंड देन यू हैव हायर लूम, लेट्स जस्ट रीड अबाउट इट। सो graffiti is writing or drawing scribbled, scratched or sprayed illicitly on a wall or other surface in a public place। एक public place में किसी wall या किसी surface पे spray वगैरह करके कुछ बना दिया गया हो या scribble कर दिया गया हो या sort of scratch करके drawing या कुछ लिखा हो, उसे ग्राफिटी कहते हैं। नेक्स्ट है heaven which is a place of safety or refuge, एक ऐसी जगह जहां आप सेफ रह सकते हो, you can protect yourself, वो हो जाता है heaven। नेक्स्ट है higher loom, a valuable object that has belonged to a family for several generations, एक ऐसा valuable object जो कि बहुत टाइम से एक generation after generation preserve करके रखा है, बचा के रखा है, because it's a very valuable object to all the family members। Done? Okay। 20th है a person who demands complete obedience, a strict disciplinarian, एक ऐसा पर्सन जिसको हमेशा ओबीडियंस चाहिए लाइफ में, बहुत स्ट्रिक्ट है विद रिस्पेक्ट टू डिसिप्लिन, उनके लिए वर्ड क्या है? मार्टिनेट, इंटेलिजेंशिया, हॉट हेड, इन्वेक्टिव। हॉट हेड तो समझ आ रहा है जिसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, यानी कि जल्दी गुस्से में आ जाता है। इंटेलिजेंशिया कुछ में भी स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस कुछ तो ऐसे बात कर रहा हो, सो डेफिनेटली ए या डी कुछ होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए विच इज मार्टिनेट, विच इज अ पर्सन जिसको हमेशा एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या ओबीडियंस चाहिए होता है। ठीक है, बाकी वर्ड्स पढ़ लेते हैं। इंटेलिजेंशिया इज इंटेलेक्चुअल्स और हाईली एजुकेटेड पीपल as a group, especially when regarded as possessing culture and political influence। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें बड़े इंटेलेक्ट लोग हैं, बड़े विजवाइस इंटेलिजेंट लोग हैं, हाईली एजुकेटेड, और ज़्यादातर ये ऐसा बोला जाता है कि जिनमें कोई टाइप का कल्चर पजेस करते हैं या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ऐसे ग्रुप को कहते हैं क्या? इंटेलिजेंशिया। नेक्स्ट है हॉट हेड, अ पर्सन हु इज इम्पेचुअस और इजीली बिकम्स एंग्री एंड वायलेंट, कोई पर्सन जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी वायलेंट हो जाता है वो, तो उन लोगों के लिए कहते हैं क्या? बड़ा गर्म दिमाग का या गर्म मिजाज का इंसान ऐसे बोलते हैं। सो द वर्ड इज हॉट हेड। नेक्स्ट है इन्वेक्टिव, इंसल्टिंग, अब्यूजिव और हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो बड़ी इंसल्टिंग है, इट कुड बी अब्यूजिव और इट कुड बी हाईली क्रिटिकल। ठीक है, क्रिटिसाइज करा है जो, ऐसी लैंग्वेज को क्या कहोगे? इन्वेक्टिव। डन? ओके। Next है 21, someone who believes in many or all gods or believes that God exists in and is the same as all things, animal and people within the universe। कोई ऐसा जो ये मानता है कि भगवान जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और बिलीव करता है कि देयर आर सो मेनी गॉड्स, बहुत सारे भगवान हैं, या फिर बिलीव करता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑल्सो सारी चीज़ें हो, एनिमल हो या पर्सन हो, सब में एक ही भगवान है। तो ऐसा बिलीव जिसका भी होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑब्विएट, लिंचपिन, फाइलोलॉजी या पैंथीस्ट। अब देखो, यू ऑलरेडी नो थीस्ट, आस्तिक, ठीक है, द पर्सन बिलीव्स कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो थीस तो हुआ, बट हर कोई सेम है या एक ही भगवान है या बहुत सारे भगवान है, सब में बिलीव करता है, तो सब ऑल ओवर, उसके लिए वर्ड होता है पैन। आपने पैन इंडिया सुना होगा, है ना, ऑल ओवर इंडिया, सो पैनथीस्ट। डन? सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो बाकी वर्ड्स पढ़ते हैं। ऑब्विएट इज अवॉइड और प्रिवेंट समथिंग अनडिजायरेबल, कुछ भी ऐसा जो डिजायरेबल नहीं है, इट्स अनडिजायरेबल, उस चीज को आप अवॉइड कर रहे हो या प्रिवेंट कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज ऑब्विएट। नेक्स्ट है लिंचपिन, विच इज अ पर्सन और थिंग वाइटल टू एन एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन या कोई चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, उनके लिए यूज किया जाता है वर्ड लिंचपिन। नेक्स्ट है फिलोलॉजी, विच इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप्स ऑफ अ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस, किसी एक लैंग्वेज या बहुत सारी लैंग्वेजेस के बीच में रिलेशनशिप या उसका क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहा है, ये सब के बारे में जो पढ़ते हैं, मतलब एक तरीके का जो पढ़ाई है, जो ब्रांच ऑफ नॉलेज है, उसे कहा जाता है फाइलोलॉजी। डन? ओके। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन, फिर से अंडरलाइन वाले क्वेश्चंस पे आ गए हम। सो वही चीज है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस अंडरलाइन टाइप का explanation. So, the teenager wrote a poem of serious reflection describing the end of his longest dream. तो जो भी टीनेजर है उसने क्या लिखा है? एक बहुत ही सीरियस पोम लिखा है जिसमें उसने अपनी जो सपना है, जो बहुत टाइम से उसका सपना था वो टूट गया, उसके बारे में लिखा है। तो कभी भी ऐसी कोई पोम होती है जो बड़ी सीरियस चीज़ पे लिखी गई है, ज़्यादातर इट इज़ रिटन ऑन डेथ ऑफ समबडी, तो उस पोम को क्या कहते हो? इज इट वाइन, इज इट चिरोग्राफर, इज इट एलिजी और एक्सोगैमी? तो वर्ड क्या है? ऑप्शन नंबर सी,
एलिजी। एलिजी एक तरीके का पोम है जो बड़ा सीरियस चीज़ों पे लिखा जाता है एंड मोस्टली इट्स अबाउट डेथ ऑफ समबडी। नेक्स्ट जो बात है वाइन, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के वीडियो में। चिरोग्राफर अभी पढ़ेंगे, पक्का किसी पर्सन की बात हो रही है, बट यहाँ एक चीज़ है, अगर आपको किसी भी वर्ड में गैमी वर्ड दिखता है प्लीज अंडरस्टैंड कि वो किसकी बात कर रहा है, मैरिज की, ठीक है, शादी की बात कर रहा है। गैमी वर्ड कहीं भी आ जाए, अब उसके आगे क्या वर्ड है दैट इज गोइंग टू एक्सप्लेन कि किस तरीके की बात हो रही है, विच गैमी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। जैसे अभी एक्सोगैमी है, एक्सो मतलब कुछ बाहर, है ना, तो यहाँ पर जो मीनिंग मिलेगा आपको वो क्या मिलने वाला है, ऐसी शादी जो कि अपनी खुद की कम्युनिटी या ट्राइब में ना की गई हो, किसी और कम्युनिटी या ट्राइब के पर्सन से शादी की गई हो, उसे एक्सोगैमी कहते हैं। तो आपको अगर कोई मैरिज रिलेटेड आता है वर्ड तो गैमी वाला वर्ड प्लीज ध्यान से पढ़ लेना। अब हो सकता है चारों ही गैमी वाले ऑप्शन हो, फिर तो आपको स्टार्टिंग के वर्ड्स पता होना चाहिए, अदरवाइज अगर एक ही है सो एटलीस्ट दैट कैन हेल्प यू। डन, ओके, चलो वाइन का मीनिंग पढ़ते हैं। अ लॉन्ग हाई पिच्ड कंप्लेनिंग क्राई, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हुए जो रोते रहते हैं ना कि ये नहीं है वो नहीं है एंड स्टफ, तो उनको कहते हैं वाइन करना। नेक्स्ट है चिरोग्राफर, वन हु प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ बिजनेस ऑफ राइटिंग और इनग्रोसिंग, कोई भी पर्सन जो कि लिखने के आर्ट में कुछ पढ़ रहा है या उसको प्रैक्टिस कर रहा है, देन द वर्ड इज चिरोग्राफर। नेक्स्ट है एक्सोगैमी, द कस्टम ऑफ मैरिंग आउटसाइड कम्युनिटी, क्लैन और ट्राइब, तो अपने खुद के ग्रुप या कम्युनिटी या ट्राइब के बाहर शादी करना इज एक्सोगैमी। डन, ओके। 23rd, the director who has had long experience in his field won a lifetime achievement award। अब आपको चाहिए one word for this particular definition। तो कोई भी particular person अपनी फील्ड में अगर बहुत 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 experienced है, बहुत ही उम्दा परफॉर्मर है या बहुत ही बेस्ट है अपनी फील्ड में, उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, and that is going to act as the answer। So the director won a lifetime achievement award, but which director? Veteran director, colloquial, bibliocleptomania, प्रोस्पेक्ट। सो आंसर क्या है, वेटरन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं वेटरन एक्टर के नाम से कि कोई पर्सन अगर अपनी फील्ड में बहुत उम्दा होता है तो उनके लिए वर्ड वेटरन यूज करते हैं, तो आंसर तो वेटरन है। बाकी आपको एक और चीज है जो यहाँ पर समझनी है कि आप ऑलरेडी क्लेप्टोमेनिया पढ़ चुके हैं बिगनर लेवल वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। उसमें क्या था, मेनिया मतलब एक पागलपन, एक जुनून, क्लेप्टो वॉज स्टील करने का, चोरी करने का। तो अगर किसी को खुद बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है चोरी करने का तो क्लेप्टोमेनिया या कैप्टोमेनिया द पर्सन वुड बी नोन। अब बिब्लियोफाइल पढ़ा हमने, फॉन्ड ऑफ या फॉन्ड ऑफ बुक्स, लव फॉर बुक्स या कलेक्शन करना बुक्स का इज क्या बोल सकते हैं, लाइक द पर्सन इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग बुक्स, ठीक है, मतलब बहुत पसंद है कलेक्ट करना बुक्स को, तो उनको बिब्लियोफाइल कहते हैं। नाउ यू हैव बिब्लियो बुक के लिए, क्लेप्टो चोरी के लिए, मेनिया एक ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, तो एक डिसऑर्डर बुक्स को चोरी करने का इस बिब्लियोक्लेप्टोमेनिया। ऐसे में आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये तोड़ तोड़ के आपको कई वर्ड्स मिलेंगे दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो अब सबका मीनिंग पढ़ते हैं। कोलोकियल इज यूज्ड फॉर अ लैंग्वेज, जो कि लोकल होता है, लाइक आम भाषा के वर्ड्स, यूज्ड इन ऑर्डिनरी और फैमिलियर कॉन्वर्सेशन। अब जो चीजें हम आम भाषा में यूज करते हैं दोज आर इनफॉर्मल, तो दीज आर नॉट गोइंग टू एक्ट एज फॉर्मल या लिटरेरी, ठीक है। नेक्स्ट, बिब्लियोक्लेप्टोमेनिया ऑलरेडी जानते हैं, क्लेप्टोमेनिया इन्वॉल्विंग एन अनकंट्रोलेबल इंपल्स टू स्टील बुक्स। अनकंट्रोलेबल होता है, खुद ही लगता है कि नहीं चुराना ही है, यू कैन कंट्रोल इट, और आप बुक्स चुराते हो, दैट इज गोइंग टू बी बिब्लियोक्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट, द पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ सम फ्यूचर इवेंट ऑकरिंग। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर चीज फ्यूचर में होने वाली है तो उसका बहुत ज्यादा लाइकलीहुड, उसे कहते हैं प्रोस्पेक्ट। डन, ओके। नेक्स्ट है 24th, ही इज अ थीव हु इज नॉट एबल टू रिफॉर्म एंड हैज बीन टू द जेल मेनी टाइम्स। कोई चीज, कोई पर्सन या कोई आदत अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे हो या नॉट एबल टू चेंज इट, रिफॉर्म इट, तो उसके लिए वन वर्ड होता है, विच वन इट इज, सर्कमएम्बुलेट, ओमनी डायरेक्शनल, बैथोफोबिया और इनकॉरिजिबल। देखो सर्कमएम्बुलेट, सर्कम वर्ड पक्का कुछ हम चारों तरफ से लाइक 100% की बात करता है, लाइक 360। ओमनी डायरेक्शनल, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट हम पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, तो आप वहां से समझ सकते हो। बैथोफोबिया, फोबिया इज गोइंग टू बी कोई डर, ठीक है, और यहाँ डर की बात नहीं की है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनकॉरिजिबल, यानी जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता, समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड और रिफॉर्म, ठीक है। तो ये कैसा चोर है, इनकॉरिजिबल चोर है, वो अपनी चोरी करने की आदत नहीं छोड़ सकता। डन, ओके। चलो नेक्स्ट वर्ड, सर्कमएम्बुलेट इज वॉक ऑल द वे अराउंड समथिंग, पूरी चीज यानी किसी चीज के पूरी चारों तरफ आप वॉक कर रहे हो, तो सर्कम मैंने बोला ना 360 डिग्री, इट इज गोइंग टू बी सर्कमएम्बुलेट। नेक्स्ट है ओमनी डायरेक्शनल, रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम और ट्रांसमिटिंग इन ऑल डायरेक्शंस, या तो आपको सिग्नल्स हर डायरेक्शन से मिल रहे हैं, आप ट्रांसमिट कर रहे हो सिग्नल्स हर डायरेक्शन में, ओमनी डायरेक्शनल। नेक्स्ट है बैथोफोबिया, फोबिया है डर, बैथो इज यूज्ड फॉर डेप्थ, गहराई, सो एबनॉर्मल फियर ऑफ डेप्थ्स। डन, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोथ्स वर ऑलवेज ब्राइटली कलर्ड एंड इजीली नोटिस्ड। कोई भी पर्सन हो जिसको आप हमेशा नोटिस इजीली कर लोगे, लाइक वेरी अट्रैक्टिव, या फिर कपड़े जो कि बड़े अट्रैक्टिव हैं, ब्राइटली कलर्ड हैं, यू कैन इजीली नोटिस देम, इसके लिए एक वर्ड क्या है? इज इट साइकिक, सांग फ्रॉइड, एथीस्ट, फ्लैम्बोएंट? देखो डेफिनेटली साइकिक तो नहीं होगा, आई होप आप साइकोलॉजी से लिंक कर सकते हो। अथीस्ट हम पढ़ चुके हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो नहीं मानते कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो वो एथीस्ट। और फ्लैम्बोएंट इज ये वाला वर्ड या डेफिनेशन जो आपको दी है, सो फ्लैम्बोएंट इज गोइंग टू बी दी आंसर। चलो अब साइकिक का मीनिंग पढ़ते हैं। साइकिक इज हैविंग अ स्पेशल मेंटल एबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल, so that you are able to know what will happen in the future or know what people are thinking। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी में कोई स्पेशल एबिलिटी है कि वो पर्सन फ्यूचर के बारे में या पर्सन क्या सोच रहा है उसके बारे में बता सकते हैं, तो दे आर नोन एज साइकिक। नेक्स्ट है सांग फ्रॉइड, कंपोजर और कूलनेस शोन इन डेंजर अंडर ट्राइंग सर्कमस्टांसेस, यानी कैसी भी ऐसी सिचुएशन जहां आपको टेंशन होना चाहिए या बहुत ज़्यादा डर है और वहां अगर आप अपना कंपोजर मेंटेन रखते हो, आप शांत रहते हो, देन दैट इज सांग फ्रॉइड। नेक्स्ट है एथीस्ट, द वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जो भी इंसान नहीं मानता कि भगवान है उनको बोलते हैं एथीस्ट, यानी कि नास्तिक। डन, ओके। 26th है शी हैज अ नेचुरल स्किल ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या दिया है कि कोई पर्सन है उसमें खुद ब खुद एक एबिलिटी है कि बहुत जल्दी वो दोस्त बना लेती है। अब कोई भी चीज की नेचुरल एबिलिटी के लिए वन वर्ड क्या है? इज इट इरूडाइट, इज इट नैक, इज इट ऑब्ड्यूरेट और एडहॉक? तो कोई भी नेचुरल एबिलिटी के लिए वर्ड होता है नैक, ठीक है। सो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शी हैज अ नैक ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। चलो अब मीनिंग पढ़ते हैं इरूडाइट का। हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, किसी पर्सन में या तो बहुत ज्यादा नॉलेज है या फिर ऐसे शो करता है कि उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, देन द वर्ड इज इरूडाइट। नेक्स्ट है ऑब्ड्यूरेट, स्टबनली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। अगर कोई पर्सन अपने ओपिनियन को या अपने एक्शन को चेंज नहीं करेगा और बहुत जिद्दी है कि नहीं करना मेरे को चेंज, तो उनके लिए यूज वर्ड कर सकते हो आप ऑब्ड्यूरेट। नेक्स्ट है एडहॉक, मेड और हैपनिंग ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और नीड, नॉट प्लान्ड बिफोर इट हैपेंस। कोई चीज जो है वो बस इसीलिए हो गई बिकॉज कोई जरूरत थी या पर्पस था, बट उसको पहले से ही प्लान नहीं किया था, दैट इज व्हाट इज एडहॉक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 27th क्वेश्चन पे। देयर वाज अ सडन नॉइज एंड इन दैट इंस्टेंट द स्लीप वॉकर लुक्ड अप। तो हमने स्लीप टॉकर का बात किया था इन द बिगिनर लेवल, जो नींद में बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्लीप वॉकर का। अब कोई भी ऐसा हो, वन हु जो आता है इसके लिए IST आपको सफिक्स दिख जाता है। सो कहीं पे भी इस्ट या ब्यूलिस्ट जो हमने टॉकर की बात की थी, स्लीप टॉकर की, वहां से ले लेते हो तो आंसर हो जाता है नॉक्टैम्बुलिस्ट। नॉक्टा जो वर्ड है वो रात के लिए है, ठीक है। सो द स्लीप वॉकर वुड बी noctambulist, clear? Next, barbarism, chandelier, elegy, इसको पढ़ लेते हैं। So when we talk about barbarism, this is extreme cruelty or brutality, बहुत ही ज़्यादा extreme cruel behavior या brutal behavior के लिए word होता है barbarism। Next है chandelier, तो एक hanging light नहीं होती जिसके branches होते हैं जिसमें और सारे lamps लगा सकते हो, उसे chandelier कहते हैं। So a large decorative hanging light with branches for several light bulbs or candles। Next है Lajri, which is a story, poem or picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or political one। एक ऐसा कोई स्टोरी या ऐसी कोई कविता, पोम या फिर कोई पिक्चर जिससे आप जो मीनिंग छुपा हुआ है, हिडन मीनिंग है, उसको पता कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, एंड वो ज्यादातर मॉरल मीनिंग होता है या पॉलिटिकल मीनिंग होता है, उसे एलाजरी कहते हैं। डन, ओके। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन। द कैरेक्टर शेयर्ड हिज थॉट्स aloud by himself regardless of any hearers in the play। सपोज आप कभी कोई प्ले देखने गए हो या आपने कभी कोई प्ले देखा हो ऐसे टीवी पे, सो यू शुड नो कि कुछ ऐसी लाइंस होती है ना जो पर्सन जो है ऑडियंस के लिए बोलता है, बट ऐसे दिखाया जाता है जैसे सिर्फ वो हम सुन सकते हैं, बाकी अपने आप में बोल रहा है वो, और जो बाकी कैरेक्टर्स है वो नहीं सुन सकते। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है ना उसको क्या कहते हैं? बॉन्जाई, रीमिस, पैडागॉगी या सोलिलुकाई। तो इसे कहते हैं ऑप्शन डी, विच इज सोलिलुकाई, विच मीन्स कि खुद ब खुद ऐसे कुछ डायलॉग्स बोलना जो बाकी कैरेक्टर्स नहीं सुन सकते प्ले के, लाइक ऐसा उनको करना है एक्ट, बट हम ऑडियंस सुन सकते हैं। सॉर्ट ऑफ ऐसा कि वो क्या मन में सोच रहे हैं, अपने आप में क्या बात कर रहा है, उसे सोलिलुकाई कहते हैं। चलो मीनिंग पढ़ते हैं बॉन्जाई का। बॉन्जाई इज द आर्ट ऑफ ग्रोइंग ऑर्नामेंटल आर्टिफिशियली ड्वार्फ्ड वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स इन पॉट्स। तो एक पॉट में कोई ट्री जो कि ड्वार्फ वेराइटी होती है ना, छोटे हाइट वाले होते हैं, या फिर कोई श्रब्स को ग्रो करना जो ऑर्नामेंटल होते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, उसे बॉन्जाई कहते हैं। नेक्स्ट है रीमिस, लैकिंग केयर और अटेंशन टू ड्यूटी, नेग्लिजेंट। अगर कोई पर्सन केयरलेस है, बिल्कुल भी पर्टिकुलर डिटेल्स या अपने काम के प्रति फोकस नहीं है, बहुत नेग्लिजेंट बिहेवियर है, देन द वर्ड इज
remiss. Pedagogy, the method and practice of teaching, especially as an academic subject or theoretical concept. एक ऐसा मेथड या ऐसा प्रैक्टिस जिसमें कोई चीज सिखाई जा रही है, टीचिंग का मेथड है, स्पेशली एक अकेडमिक सब्जेक्ट हो या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो, उसे पैडागॉगी कहते हैं. लाइक जो पढ़ाने का तरीका है ना, टीचिंग समथिंग इज पैडागॉगी. डन. ओके. अब आ जाते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है 29th. ही इज वेरी कॉशियस इन व्हाट ही डज एंड सेज एंड डज नॉट टेक्स रिस्क स्पेशली व्हेन डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स. मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें आप बहुत चौकन्ने रहते हो, कॉशियस रहते हो कि आप कोई रिस्क ना लो, और आप जैसे डील कर रहे हो उसमें आप बहुत ज्यादा सोच समझ के कुछ भी करो. देन क्या बोलते हैं उसके लिए, वन वर्ड क्या है? इज इट अफिनिटी, इज इट सर्कमस्पेक्ट, इज इट एक्लेक्टिक और कॉमली? तो मैंने आपको क्या बोला था, सर्कम 360 के लिए हम यूज करते हैं लाइक बहुत चारों तरफ से. तो अगर कोई पर्सन पूरी तरीके से चौकन्ना है, अवेयर है, रिस्क नहीं लेता है, कॉशियस है, तो इट इज गोइंग टू बी सर्कमस्पेक्ट. ठीक है, सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी. रही बात अफिनिटी की, आपने पढ़ा होगा अफिनिटी फॉर समथिंग यानी लव या सॉर्ट ऑफ लाइकिंग फॉर समथिंग. ठीक है, सो अफिनिटी होता है एक नेचुरल की लाइकिंग फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग. एक नेचुरल किसी चीज के लिए लाइकिंग होना या आप उसको समझ रहे हो नेचुरली, दैट इज व्हाट इज अफिनिटी फॉर समथिंग. एक्लेक्टिक, डिराइविंग आइडिया, स्टाइल और टेस्ट फ्रॉम अ ब्रॉड एंड डाइवर्स रेंज ऑफ सोर्सेस. किसी भी आइडिया, किसी भी स्टाइल या टेस्ट को जब आप डिराइव कर रहे हो बहुत डिफरेंट सोर्सेस से, तो उसे कहते हैं एक्लेक्टिक. नेक्स्ट है कॉमली, प्लेजेंट टू लुक एट, अट्रैक्टिव. कोई बहुत प्लेजेंट है, लाइक व्हेन यू सी, तो वो द पर्सन इज वेरी प्लेजेंट, वेरी अट्रैक्टिव. एंड ये स्पेसिफिकली विमेन या लेडीज के लिए यूज किया जाता है. इफ अ गर्ल और अ लेडी इज वेरी प्लेजेंट टू लुक एट और वेरी अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल, देन द वर्ड इज कॉमली. ठीक है, तो आपको कभी कभी ऐसे आ जाते हैं वर्ड्स, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ देम. डन. ओके. नेक्स्ट है लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन. महेंद्र केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प्स देम डिस्पाइट नॉट गेनिंग एनीथिंग बाय डूइंग इट. यानी ऐसा कोई पर्सन जो सबका केयर करता है, सब कुछ मदद करता है, बट उसमें उनका कोई खुद का बेनिफिट नहीं है या उनको कुछ गेन नहीं होने वाला है, ऐसा बिहेवियर जो है वो क्या वर्ड है? लाइक एम्पिरिज्म, फोर्टिसिमो, एल्चरिस्ट, एपिलॉग. तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं हम? ऐसे पर्सन को हम कहते हैं ऑप्शन सी, एल्चरिस्ट, जो कि अपना कोई गेन ना हो फिर भी लोगों की केयर करते हैं, दैट इज एल्चरिस्ट. ठीक है, चलो अब इनका मीनिंग पढ़ लेते हैं. Empiricism is the belief that people should rely on practical experience and experiments rather than on theories as a basis of knowledge. इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में या एक्सपेरिमेंट्स पे ही बिलीव करें, ना कि थ्योरी पे. यानी थ्योरी को आपको ऐसे आंख बंद करके नहीं मान लेना है. यू शुड रादर बिलीव ऑन व्हाट, एक्सपेरिमेंट्स या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, उसे कहते हैं एम्पिरिसिज्म. नेक्स्ट है फोर्टिसिमो, स्पेशली एज अ डायरेक्शन विच इज वेरी लाउडली. बहुत जोर से, ज्यादातर ये डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है. Epilogue, a section of speech at the end of a book or a play that serves as a comment on or conclusion to what has happened. तो एक जो लास्ट में पर्टिकुलर कंक्लूजन दिया जाता है या सेक्शन होता है जिसमें कुछ या तो कंक्लूड कर रहे हैं जो भी लिखा था, या फिर एक तरीके से कुछ उसके ऊपर रोशनी डाली गई है और एक्सप्लेन किया गया है, तो वो जो सेक्शन या स्पीच बुक के एंड में, प्ले के एंड में होता है ना, उसको एपीलॉग कहते हैं. जैसे आप डायलॉग, लॉग से ध्यान में रख सकते हो, एपीलॉग. डन. सो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस आर डन. आई होप यू अंडरस्टूड कि कोई भी तरीके से, कोई भी कोने से वन वर्ड आ सकता है, तो आपको हर टाइप के वर्ड्स जो हैं वो ध्यान में रखना है. नाउ ये कैसे ध्यान में रहेंगे? आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑब्वियसली आपकी उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी. सो वी आर डन विद इंटरमीडिएट लेवल के 30 क्वेश्चंस. आई होप यू अंडरस्टूड देम. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वेबसाइट. दैट इज हाउ आर यू going to easily access the videos which are present on MagnetBrains channel. Now see, you have so many different things that you can explore, and अगर आपको जानना है आप क्या क्या पढ़ सकते हो from the channel, definitely आप वेबसाइट विजिट करो, because सब कुछ बहुत ही एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड होता है. So what you have to do is just go to Google, type magnetbrains.com. जैसे वेबसाइट खोलोगे आपके सामने ये पेज डिस्प्ले होगा. अब इस पेज पे आपके पास सारे ऑप्शंस हैं. क्लिक ऑन एनी वन, जिसको भी आप पढ़ना चाहते हैं. सपोज एनटीएससी पढ़ना चाहते हो, क्लिक करो फॉर द सब्जेक्ट्स. ओलंपियाड, क्लिक फॉर द सब्जेक्ट्स. किंडरगार्टन टिल क्लास 12th, यू गेट ऑल द सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स. आपको वन शॉट रिविजन देखना है, एक्स्ट्रा लर्निंग करना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द चैनल. जस्ट क्लिक ऑन व्हाट यू वांट टू स्टडी. सपोज आप ओलंपियाड पढ़ना चाहते हो, क्लिक करो ओलंपियाड पे. यू गेट ऑल द सब्जेक्ट्स डिस्प्लेड ओवर हियर, जीके, मैथमेटिक्स, इंग्लिश. क्लिक ऑन एनी वन जो आप पढ़ना चाहते हो. सपोज आप क्लास 10th आईईओ का टॉपिक देखना चाहते हो, क्लिक ऑन इट, गेट द टॉपिक्स, क्लिक ऑन एनी टॉपिक, सपोज सिलेबस ओवरव्यू, एंड यू गेट द video. So this is how easy it is to access all the videos and topics. And once you are done with this, click on the cross icon, again get the list of topics, click on the topic to get the video, and follow the same steps for the remaining subjects. So इस तरीके से website is the best source to access all the videos, and only you have to invest little bit of your time. Done? Okay.
Now, as I always say, consistency is the key. Regularity बहुत ज़रूरी है. So there should be a timetable for Olympiad और वो already exist करता है. So every Monday, Tuesday, Wednesday आपको ठीक सुबह 10 बजे English Olympiad, ठीक 1 बजे Mathematics और ठीक शाम 7 बजे GK के जो Olympiad के वीडियोज़ हैं वो मिल जाते हैं. Please go and watch them. Always set reminders 10 बजे का हर Monday, Tuesday, Wednesday को so that आप कोई वीडियो मिस ना करो. Done? Okay. So with this, we have finally come to an end of the discussion of today's topic. I hope you understood each of the question, and if you really like the video, you know what you have to do. Just give a big fat thumbs up to the video. Share this with as many people as you can. Share about the channel with as many students as you can. And yes, बिल्कुल जाके सब्सक्राइब कर दो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को, अदरवाइज आप बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मिस कर सकते हो. सो इस तरीके से do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video. But in the next one, we are going to meet you very soon in the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.